हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एलियंस। तो ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ में एलियंस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी स्टेट का सिटीजन नहीं है लेकिन उसके टेरिटरी में प्रेजेंट है। और स्टेट का सिटीजन नहीं है मतलब उस कंट्री का सिटीजन नहीं है लेकिन उस कंट्री में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं एलियंस। उसको सिर्फ हम लोग बोलते हैं एलियंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया टूरिस्ट। कोई स्टूडेंट दूसरे कंट्री में गया है पढ़ाई करने के लिए, कोई वर्कर गया है, कोई माइग्रेंट गया है, ये सब लोग होते हैं एलियंस। ठीक है, तो वही जब एनिमी के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो जैसा टेररिस्ट होता है उसको हम लोग एनिमी एलियंस बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक एनिमी एलियंस नहीं है, हमारा टॉपिक है एलियंस। तो एलियंस मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन नहीं हो लेकिन आप किसी मकसद से किसी काम से इस पर्टिकुलर कंट्री में गए हो, जैसे कि आप घूमने के लिए गए हो या बीइंग अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्कर, एज अ माइग्रेंट आप गए हो, तो आप उस कंट्री के एलियन है। तो स्टेट के कुछ राइट्स है एलियंस के रिगार्डिंग। तो स्टेट फुली सोवरेन होता है, ये हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो हमारा स्टेट है, जो हमारा कंट्री है, वो एक फुली सोवरेन कंट्री है। तो इस कंट्री में कौन एंट्री करेगा, कौन कितना टाइम रहेगा, किसको रखना है कंट्री में, किसको एक्सपेल करना है कंट्री से, ये सब स्टेट डिसाइड करती है। जैसे वीज़ा बनता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में हम लोग जाते हैं तो उसका हम लोग वीज़ा बनाते हैं, वैसे ही वो पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड करती है कि कौन हमारे कंट्री में आकर पढ़ाई करेगा या कौन हमारे कंट्री में एज अ टूरिस्ट आएगा। तो ये क्योंकि हमारा जो कंट्री है या सारे कंट्रीज है, इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से सारे कंट्री अपने आप में सोवरेन है। सोवरेन मतलब वो कंट्री किसी के भी गुलाम नहीं है। ज्वाइन करना। तो कंट्री किसी भी अदर कंट्री के मतलब कि गुलाम नहीं है, किसी अदर कंट्री का बात नहीं मान रहे, उसी को बोलते हैं सोवरेन। तो ये सब स्टेट डिसाइड करती है। तो राइट ऑफ एलियंस, एलियंस का क्या राइट है इंटरनेशनल लॉ के अंडर? तो एलियंस को पूरे राइट तो एलियंस को पूरे राइट नहीं मिलते पर कुछ मिनिमम राइट्स देने ही पड़ते हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी। तो स्टेट एलियंस को बिना रीजन हार्म, टॉर्चर या किल नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी मिलता है एलियंस को। तो बिना रीज़न के आप किसी पर्टिकुलर टूरिस्ट को या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को टॉर्चर जस्ट बिकॉज़ वो इंडिया से आया है या फिर अमेरिका से आया है, आप उसको टॉर्चर करने लग गए बिना रीज़न के, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। उस पर्टिकुलर एलियन का राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, बिना प्रोसीज्योर के सीज़ नहीं हो सकती उसकी प्रॉपर्टी, बिना कोई रीज़नेबल ग्राउंड के आप किसी भी एलियंस के प्रॉपर्टी को सीज़ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस कोर्ट। अगर एलियन के साथ कोई इनजस्टिस हो गया हो तो वो कोर्ट जा सकता है, उस पर्टिकुलर कंट्री का उसके पास राइट है कोर्ट में एक्सेस करने का। जैसे हमारे जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी दिए गए हैं कि आप जो हमारे कंट्री में एज अ टूरिस्ट, एज अ स्टूडेंट आते हैं रहने के लिए, उन पे भी लागू होता है वो सारे। वैसे ही अलग अलग कंट्री में भी जो बाहर देश से आए हैं लोग, उन पे लागू होता है कि आप कोर्ट का एक्सेस ले सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, उसको बिना लीगल प्रोसेस के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसका ये सबसे मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारे टॉपिक्स बचे वो छोटे-छोटे टॉपिक्स बचे हैं। तो पहला ये टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एलियंस। एलियंस मतलब मैंने आप लोगों को बताया वो सारे सिटीजन, मतलब कि होता है कि वो व्यक्ति जो किसी स्टेट के सिटीजन नहीं है लेकिन उसके टेरिटरी में प्रेजेंट है, उसको हम लोग एलियंस बोलते हैं। जैसे टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्कर, माइग्रेंट, ये सारे लोग एलियंस होते हैं। इनके कुछ राइट होते हैं जो स्टेट डिसाइड करते हैं। स्टेट ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन उस पर्टिकुलर उसके कंट्री में मतलब कि स्टेट है, इंडिया है जैसे, कौन यहाँ पे एंट्री करेगा, कौन कितने टाइम तक रहेगा, किसको एक्सपेल किया जाएगा, किसको डिपोर्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टेट डिसाइड करेगी।
फिर इनके कुछ राइट्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सेस कोर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड। अब ये इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होता है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे स्टेट के डोमेस्टिक लॉज फॉरेनर को मतलब कि कम राइट दे, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मिनिमम लेवल का ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है। इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड। ये भी हमारे एलियंस के टॉपिक में आएगा कि इन कुछ मतलब कि डोमेस्टिक लॉज में ये होता है कि अगर स्टेट के कुछ डोमेस्टिक लॉज है, जैसे हमारे डोमेस्टिक लॉज क्या है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, टीपी है, एविडेंस है, ये सारे डोमेस्टिक लॉज है, इसमें अलग चीजें लिखी रहती है। तो चाहे ये डोमेस्टिक लॉज फॉरेनर्स को या एलियंस को कम पर्टिकुलर राइट दे, लेकिन कुछ इंटरनेशनल लेवल पे मिनिमम लेवल का ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड। मतलब इंटरनेशनली कुछ मिनिमम ट्रीटमेंट दिए जाते हैं एलियंस को, उसके लिए डिनाई नहीं कर सकता है एक पर्टिकुलर स्टेट। फिर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, अगर एलियन के साथ गलत होता है तो उसकी होम स्टेट केस इंटरनेशनल लेवल पर उठा सकती है। ठीक है, मतलब अगर आप दूसरे कंट्री है और आप दूसरे कंट्री में गए हो और आपके साथ वहाँ पे कुछ गलत हुआ, आपके साथ वहाँ पे कुछ इनजस्टिस हुआ, तो आपका जो होम स्टेट है, जिस पर्टिकुलर कंट्री से आप आए हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे आपके प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें क्लेम कर सकती है। इस पर्टिकुलर चीज़ों को बोला जाता है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन। फिर है एक्सपल्शन ऑफ एलियंस। स्टेट किसी एलियन को एक्सपेल कर सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो और इलीगल एंट्री हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो एलियंस के रिगार्डिंग है। मैं फिर से बताती हूँ, इंटरनेशनल मिनिमम। ये लास्ट वाला मैम थोड़ा सा स्लोली रिपीट कर देना ये। ठीक है, लास्ट वाला है हमारा एक्सपल्शन। इसको डिपोर्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपल्शन ऑफ एलियंस। मतलब स्टेट किसी एलियन को एक्सपेल कर सकती है, मतलब अपने पर्टिकुलर कंट्री से निकाल सकती है एक पर्टिकुलर एलियंस को। कब निकाल सकती है? अगर स्टेट को लगे कि उस पर्टिकुलर एलियन के वजह से उसका नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट आ रहा है, या वो पर्टिकुलर एलियन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, या उसके एंड से इलीगल एंट्री हुआ है उसके स्टेट में। जैसे कि हम लोगों ने एक मूवी में देखा था डंकी। वो लोग क्या करते थे, वो लोग छुप छुप के रहते थे कि ये देख ना ले, मतलब वहां के पुलिस ना देख ले, वहां के लोग ना देख ले उन लोगों को, वो लोग पकड़े ना जाए, क्योंकि फिर उन लोगों को दूसरे कंट्री में अपने कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। तो यही है हमारा एक्सपल्शन। तो इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड मतलब मैंने आप अभी सब ज्वाइन कर। तो इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर डोमेस्टिक लॉज में कम राइट भी है एलियंस के रिगार्डिंग, तो भी इंटरनेशनल लेवल में कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि आपको इतना राइट तो देना ही पड़ेगा। फिर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मतलब अगर आपको दूसरे कंट्री में कुछ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ दूसरे कंट्री में कुछ गलत चीज़ें हो रही है आपके साथ, तो आपका जो होम कंट्री है, आपका जो होम स्टेट है, आपके प्रोटेक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। और एक्सपेल्शन मतलब अगर जिस स्टेट में आप एज अ एलियन गए हो, अगर उस स्टेट में ऐसा उन लोगों को पता लगा कि आपके वजह से उनके स्टेट का नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट आ रहा है, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, या कोई इलीगल एंट्री हो रहा है, तो वो आपका एक्सपल्शन कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं। इसका एलियन का एक एनिमी कैरेक्टर भी होता है। मतलब एलियन का नहीं, नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा। एक सेकंड, मुझे सिलेबस देखने दीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमी कैरेक्टर। ये एनिमी कैरेक्टर क्या है? तो इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से, एक सेकंड, एक बार एलियन वाली जो है
क्वेश्चन बताना क्या है? मुझे तो इन दोनों बुक्स में कहीं नहीं दिखाई दिया एलियन वाला। आप कहाँ से बता रहे क्या क्या बोल रहे हैं आप? हो? एलियन वाला जो बता रहे हैं ना आप, हाँ क्वेश्चन एक हाँ, बार रिपीट क्वेश्चन मैं करेंगे नहीं एक बार? बता रही हूँ। ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ एलियंस। ट्रीटमेंट ऑफ एलियन स्पेलिंग बोल रहे हैं? हाँ हाँ। ये मैम ये एनिमी कैरेक्टर एलियंस की बात कर रहे हैं ना हम। नहीं, ये दूसरा टॉपिक हो गया। आप अगर सिलेबस खोलेंगे तो सिलेबस नहीं, में आपका फिफ्थ वाला यूनिट में ट्रीटमेंट ऑफ एलियंस के बाद एनिमी कैरेक्टर है। ओके। एनिमी कैरेक्टर, ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म, तो वॉर के टाइम, ये बेसिकली वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं एनिमी कैरेक्टर। तो वॉर के टाइम किस आदमी या किस कंपनी या किस प्रॉपर्टी को एनिमी माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से, ये कॉन्सेप्ट एनिमी कैरेक्टर के अंडर डिसाइड होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, वॉर के टाइम, ये बेसिकली वॉर के टाइम। हाँ, कोई join- एक सेकेंड। तो बेसिकली एनिमी कैरेक्टर इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, तो वॉर के टाइम किस आदमी या किस कंपनी या किस प्रॉपर्टी को एनिमी माना जाएगा, ये कॉन्सेप्ट एनिमी कैरेक्टर के अंडर डिसाइड होता है। तो हु इज एन एनिमी, एक एनिमी कौन है? तो एनिमी, उसके चार टाइप होते हैं। एक होते हैं एनिमी नेशनल्स, मतलब एनिमी स्टेट के सिटीजन। मतलब आप का कोई एनिमी स्टेट है, मतलब आप एक कंट्री है और आपका एक एनिमी कंट्री है, उस पर्टिकुलर एनिमी कंट्री का सिटीजन जो है वो आपका एनिमी है। पर्सन्स रिजाइडिंग इन एनिमी टेरिटरी, चाहे उनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, अगर वो एनिमी आपके एनिमी कंट्री में रिसाइड कर रहा है तो वो आपका एनिमी है। ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन एनिमी टेरिटरी, इसका भी मतलब आप समझ रहे होंगे कि कंपनी जो खुला हुआ है एनिमी टेरिटरी में या एनिमी कंट्री में, उसको भी हम लोग एनिमी में कंसिडर करेंगे। शिप्स फ्लाइंग इन एनिमी फ्लैग, मतलब जो शिप एनिमी कंट्री में काम, मतलब कि जाते हैं, जो शिप एनिमी कंट्री में मतलब शिपिंग के लिए लोग जाते हैं, सेलिंग के लिए लोग जाते हैं, उसमें भी एनिमी ही कंसिडर होगा। तो एनिमी कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस क्यों है, हम लोग एनिमी कैरेक्टर को पढ़ क्यों रहे? तो एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करता है कि किसकी प्रॉपर्टी सीज होगी, कौन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के अंदर आएगा, कौन एंट्री किया, किस ट्रेड को हम लोग एंट्री करेंगे, किसको वॉर टाइम में बेनिफिट मिलेगा, किसको वॉर टाइम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए एनिमी कैरेक्टर का डिसीजन होता है। तो बेसिकली एनिमी कैरेक्टर तब डिसाइड होता है जब वॉर हो रहा है, कि किस, मतलब कि कौन सा कंट्री या कौन सा आदमी या कौन सा कंपनी या कौन सा प्रॉपर्टी एनिमी है, ये वॉर टाइम में हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि हम लोगों को कौन सा प्रॉपर्टी सीज करना है, किस प्रॉपर्टी को सीज नहीं करना है, किसके ट्रेड को हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करना है, किसके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, किसको वॉर टाइम में बेनिफिट देना है, किसको नहीं देना है, ये सब डिसाइड करके हम लोग एनिमी कैरेक्टर को का इम्पोर्टेंस दर्शाते हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है कि वॉर टाइम में एनिमी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है और रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है वॉर टाइम में। ये तो बेसिकली एनिमी कैरेक्टर जो है वो वॉर टाइम के लिए है। बट एक कन्वेंशन है एनिमी कैरेक्टर के लिए, जेनेवा कन्वेंशंस। इस जेनेवा कन्वेंशन को के रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है वॉर टाइम में। अगर एनिमी कैरेक्टर है, उसको सीज किया जा रहा है, उसके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, फिर भी जेनेवा कन्वेंशन के रूल को फॉलो करते ही इवन न्यूट्रल सिटीजन भी एनिमी बन सकता है। ये जेनेवा कन्वेंशन में भी लिखा हुआ है, और जेनेवा कन्वेंशन के रूल को वॉर टाइम में फॉलो करना जरूरी है। मैम ये थोड़ा जेनेवा कन्वेंशन बता देंगे, थोड़ा सा एक बार कनेक्ट हो जाएगा सही से। ठीक है, मैं बताती हूँ, यहाँ एक मिनट क्या रुकिए। था, जेनेवा कन्वेंशन में था क्या? ठीक है, एक सेकंड रुकिए।
ठीक है। तो जेनेवा कॉन्वेंशन जो है वो एक सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स है जो वॉर के टाइम फॉलो किए जाते हैं ताकि इंसानियत बनी रहे और सिविलियंस जो होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वॉर टाइम के लिए, उनको प्रोटेक्शन मिले। तो बेसिकली जेनेवा कॉन्वेंशन जो है वो वॉर टाइम ही फॉलो किए जाते हैं। ये रूल बनाए गए हैं जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, इसलिए इसका नाम है जेनेवा कॉन्वेंशन। टोटल 4 मेन कॉन्वेंशन बने थे जेनेवा कॉन्वेंशन के लिए। 1949 से स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट जेनेवा कॉन्वेंशन बना था 1949 में ही बना था। मतलब जो सोल्जर्स जंग में घायल हो जाते हैं उसको मारना मना किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल वैन्स, हॉस्पिटल, ये सब का मतलब ये सब के ऊपर हम लोग वॉर टाइम में अटैक नहीं कर सकते। ये सारे रूल्स लिखे हुए थे यहाँ पे। इसमें बेसिकली मैं डिटेल में बताती हूँ। रूल्स, पहला रूल था कि आप सोल्जर्स को जंग के समय में जो घायल हो गए उनको नहीं मार सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना होगा। और आप किसी डॉक्टर के ऊपर या किसी नर्स के ऊपर या किसी मेडिकल वैन के ऊपर हमला नहीं कर सकते। फिर सेकेंड जेनेवा कॉन्वेंशन भी बना था, सब 1949 का ही बात है अभी। तो सेकेंड जेनेवा कॉन्वेंशन में वॉर टाइम जो सिख नेवल होते हैं, समुद्री फोर्सेस की सिक्योरिटी ऐड हुई थी इसमें। शिप पर इंज्योर्ड सोल्जर्स जो होते हैं, नेवी मेंबर को प्रोटेक्शन मिलता है। मेडिकल शिप पर अटैक बिल्कुल मना किया जाता है। फिर थर्ड जेनेवा कॉन्वेंशन बना था, उसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में बात की गई थी। उसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी कि जो सोल्जर्स एनिमी के हाथ में आ जाए उनको टॉर्चर करना मना है, उनको भूखा रखना मना है, उनको बेसिक राइट मतलब खाना, कपड़ा, इलाज, कम्युनिकेशन, ये सारे के राइट दिए जाएंगे। फिर फोर्थ जेनेवा कॉन्वेंशन, ये सब 1949 का ही बात है। ये सिविलियंस के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा था कि सिविल हाउसेस जो होते हैं, जो वॉर के टाइम अगल बगल हाउस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, ये सब पे हम अटैक नहीं कर सकते। सिविलियन को टॉर्चर नहीं कर सकते, उनका किडनैप नहीं कर सकते। उनको खाना पानी इलाज देना ज़रूरी होता है। तो ये होता है हमारा जेनेवा कॉन्वेंशन। तो जेनेवा कॉन्वेंशन बेसिकली वॉर के टाइम के लिए कॉन्वेंशन बनाया गया है कि वॉर के टाइम में हमें कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने ज़रूरी है। तो ये कहाँ बना था? ये बना था स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, इसलिए इसका नाम है जेनेवा कॉन्वेंशन। ये आया था 1949 में। तो एनिमी कैरेक्टर इतना ही था, इसमें बस इतना ही है कि आपको जेनेवा कॉन्वेंशन को फॉलो करने पड़ेंगे। आप किस कौन से मतलब आदमी को या किस कंपनी को या किस प्रॉपर्टी को एनिमी कंसिडर करेंगे, वो चीज़ हमारे एनिमी कैरेक्टर में आएंगे। एक सेकंड। फिर कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड इंटरनेशनल लॉ में क्या है? तो वॉर के टाइम कुछ गुड्स को एनिमी कंट्री तक पहुंचाने से रोक दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कॉन्ट्राबैंड। इसके कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड, मतलब डायरेक्ट वॉर में यूज होता है। फॉर एग्जांपल वेपन, एक्सप्लोसिव्स, मिलिट्री व्हीकल्स, ये सारे होते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड। तो कॉन्ट्राबैंड मतलब समझ में आया? वॉर के टाइम कुछ गुड्स होते हैं, उन गुड्स को एनिमी कंट्री तक पहुंचाने से रोक दिया जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है कॉन्ट्राबैंड। इसके टाइप से पहला कॉन्ट्राबैंड मतलब जो डायरेक्टली वॉर में यूज होते हैं, जैसे वेपन हो गए, मिलिट्री व्हीकल हो गए, एक्सप्लोसिव हो गए, ये सारी चीज़ को डायरेक्टली एनिमी कंट्री से हम पहुंचाने से रोकेंगे। फिर कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड मतलब हमारा खाना हो गया, फ्यूल हो गया, कोल हो गया, नॉर्मल व्हीकल हो गया। ये ये मैम ये एनिमी कंट्री से आने के लिए रोकेंगे या एनिमी कंट्री में जाने के लिए रोकेंगे? एनिमी कंट्री में जाने के लिए रोकेंगे। मतलब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट को रोकेंगे ना? हाँ हाँ। ओके।
तो फ्री गुड हो गया। मैडम इसमें सीधा सा इसमें यही कॉन्सेप्ट हो गया कि जो भी एनिमी कंट्री है उसके साथ में ट्रांजेक्शन बंद कर देंगे, कुछ भी हाँ। है, चाहे फूड सप्लाई होगी, मेडिसिन सप्लाई होगी, कोई भी ऐसे मतलब जो भी बिजनेस रिलेशन है वो सब हम्म। आर्थिक रिलेशन खत्म कर देंगे। और दूसरा, जब हमले के जब भी लड़ाई होती है तो उस कंट्री के हॉस्पिटल और वो सब उसके जो आम नागरिक है और हाँ जो भी अदर्स, उनको परेशान नहीं करेंगे, डायरेक्टली आर्मी टू आर्मी हाँ हाँ, लड़ाई इसका होगी। मतलब यही है। अब जो भी हमारा टॉपिक बचा है सब यही बोल रहा है, सारे चीजें यही बोल रहे हैं, हमारे बहुत कम टॉपिक बचे हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है स्टेट ज्यूरिसडिक्शन ऑन टेररिज्म। एक सेकेंड रुकिए। तो स्टेट ज्यूरिसडिक्शन ऑन टेररिज्म क्या होता है? स्टेट ज्यूरिसडिक्शन ऑन टेररिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री किस बेसिस पे टेररिस्ट को पकड़ सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पनिश कर सकती है, चाहे टेररिस्ट उस कंट्री का हो या ना हो। तो ये डिसाइड होता है कि इंटरनेशनल लॉ के 5 मेन ज्यूरिसडिक्शन प्रिंसिपल होते हैं। तो पहला होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर टेररिस्ट एक्ट उस कंट्री के टेरिटरी में हुआ है तो उस कंट्री को फुल राइट होता है कि टेररिस्ट को अरेस्ट करे, केस चलाए या उस पर्टिकुलर टेररिस्ट को पनिश करे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इंडिया के पास डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन होगा, चाहे वो टेररिस्ट पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो या कोई भी हो। उसके पास डायरेक्ट राइट होगा कि उस टेररिस्ट को अरेस्ट करे, उसके ऊपर केस चलाए या पनिश करे। दूसरा है हमारा नेशनैलिटी ज्यूरिसडिक्शन। अगर टेररिस्ट इंडिया का सिटीजन है और क्राइम बाहर किसी कंट्री में भी करे तब भी इंडिया उस पर केस चला सकता है। ये दूसरा टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंडियन आदमी है किसी फॉरेन कंट्री में टेरर फंडिंग कर रहा है तो इंडिया उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तीसरा है हमारा पैसिव पर्सनैलिटी ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर विक्टिम अगर विक्टिम इंडियन सिटीजन हो, चाहे अटैक फॉरेन कंट्री में ही हो, अब इंडिया अपनी जुरिस्डिक्शन लगा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर दुबई में एक इंडियन सिटीजन को टेरर अटैक में मारा गया है तो इंडिया सस्पेक्ट पर केस कर सकता है। और चौथा है हमारा प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। अगर कोई एक्ट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट हो तब इंडिया जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर सकता है, इवन इफ द एक्ट हैपेंड आउटसाइड। अगर वो इंडिया के बाहर ही भी हुआ है फिर भी इंडिया अपना मतलब कि उसके अगेंस्ट अपना एक्शन ले सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन कंट्री में कोई ग्रुप इंडियन पार्लियामेंट ब्लास्टिंग की प्लानिंग कर रही है तो इंडिया उसके अगेंस्ट केस या एक्शन ले सकता है। मैं फिर से स्टार्टिंग से बताती हूँ। स्टेट जुरिस्डिक्शन ऑन टेररिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट जुरिस्डिक्शन ऑन टेररिज्म का मतलब क्या होता है? तो स्टेट जुरिस्डिक्शन ऑन टेररिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री किस बेसिस पे टेररिस्ट को पकड़ सकती है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकती है या उसे पनिश कर सकती है, चाहे टेररिस्ट उस कंट्री का हो या ना हो। तो ये डिसाइड होता है इंटरनेशनल लॉ के 5 मेन ज्यूरिस्डिक्शन प्रिंसिपल से। पहला टाइप है ज्यूरिस्डिक्शन प्रिंसिपल है टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, जो सबसे पहला होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर टेररिस्ट एक्ट उस कंट्री की टेरिटरी में हुआ तो उस कंट्री को फुल राइट होता है उस टेररिस्ट के ऊपर को अरेस्ट करने का, उस पर केस चलाने का, उसे पनिश करने का। दूसरा है नेशनैलिटी जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है अगर टेररिस्ट इंडिया का सिटीजन है, फॉर एग्जांपल अगर टेररिस्ट इंडिया का सिटीजन है और क्राइम बाहर किसी कंट्री में भी करे तब भी इंडिया उस पर केस चला सकता है। तीसरा है पैसिव पर्सनैलिटी जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है अगर विक्टिम इंडियन सिटीजन हो, चाहे अटैक फॉरेन में ही हो, इंडिया अपनी जुरिस्डिक्शन लगा सकती है। जो मैंने बोला कि दुबई में एक इंडियन सिटीजन को टेरर अटैक में मार दिया गया तो इंडिया सस्पेक्ट के बेसिस पर केस कर सकता है। चौथा है हमारा प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल।
तो अगर कोई एक्ट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट हो, तब इंडिया जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर सकती है और एक्शन ले सकती है, चाहे ये एक्ट इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो रहा हो। ठीक है। और पांचवा और आखिरी है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। ये टेररिज्म पे कभी-कभी अप्लाई होता है। अगर कोई एक्ट पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए डेंजरस हो, जैसे पायरेसी हो गया, जेनोसाइड हो गया, टॉर्चर हो गया, तो कोई भी कंट्री केस चला सकती है इवन इफ क्राइम उसकी टेरिटरी से रिलेटेड ना हो। तो क्योंकि कुछ टेररिज्म एक्ट यूनिवर्सल क्राइम के कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं, तो तब ये यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अप्लाई होते हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है इस जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग। पहला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन, यूएनएससीआर। ये आया था 2001 में। तो इसने कंट्रीज को मैंडेटरी बनाया कि टेरर फाइनेंसिंग रोकना है, टेररिस्ट ग्रुप को सेफ हेवन ना देना है, बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रिक्ट करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है। फिर और भी जैसे हमने और भी कुछ ट्रीटीज पढ़े थे, वही सारे ट्रीटीज है। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टोक्यो कन्वेंशन, हॉग कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सस्पेंशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कन्वेंशन। ये कुछ कन्वेंशंस है जो यूज होते हैं हमारे इस जुरिस्डिक्शन में। तो बस हमारा सिलेबस खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं डाउट्स। मैम एक बार पूरा सिलेबस बता दीजिए क्या क्या है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज इफ पॉसिबल टुडे। जैसे कि पहला है हमारा थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसमें डेफिनेशन है। मैं क्वेश्चन ही निकाल के आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो मैं एक सेकंड रुकिए। क्या होता है मैम, कुछ टॉपिक्स में ना सब टॉपिक्स भी होते हैं, वो कभी कभी ना कॉलेज के सिलेबस में कवर्ड नहीं होते हैं। हम्म, तो अगर आप थोड़ा सा एक बार सिलेबस भी बता देते थोड़ा डिटेल में, एग्जैक्टली सिलेबस है क्या क्या, और अगर आज इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे अगली बार जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। एक सेकंड मुझे क्वेश्चन निकालने दीजिए। स्टार्टिंग के यूनिट में आ जाएगा इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये आ सकता है जो हमने कवर। मैं इन सबको फिर से मतलब कि एक बार फिर से बता दूंगी। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही डिस्कशन कर लेती हूँ, उससे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक मुझे भी नहीं मिला है, तो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर सकती। नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट हम डीपली पढ़ लें किसी चीज को, वो बता दो आप। जैसे किसी भी सब्जेक्ट का एक की होता है ना, हाँ, वो 2-4 की बता दो कि ये वाले चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लोगे तो सब कुछ कर ले जाओगे आप आगे। आप ये चौथा यूनिट जो स्टेट वाला यूनिट है, जिसमें है स्टेट सोवरेनिटी, स्टेट टेरिटोरीज, जुरिस्डिक्शन, रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें बहुत जगह क्वेश्चन में आए हैं। ये 4, 5 और 6 इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और यूनिट 1, 2, 3 थोड़ा इजी यूनिट है, तो इससे काफी लॉ कम ऑफ क्वेश्चंस सी और होंगे। लॉ ऑफ वॉर आप बोलना चाह रहे हो मैम? लॉ ऑफ मैं सी, लॉ बोलना ऑफ चाहती हूँ कि वॉर। आप जब पढ़ाई करोगे ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप 1 से स्टार्ट मत करना, आप यूनिट 4, 5 और 6 से स्टार्ट करना। पीछे से यूनिट चलें। 4, हाँ पीछे से चलिए, क्योंकि 4, 5 और 6 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और यूनिट 4 से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। जैसे हमारा कहाँ गया, असाइलम वगैरह है, डिप्लोमेटिक एजेंट है, ये सारे रिकॉग्नाइजेशन, स्टेट टेरिटरीज एंड जुरिस्डिक्शन, ये मैक्सिमम मैंने ईयर में देखे ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। और असाइलम तो मुझे लग रहा है कि हर साल आता है। तो आप यूनिट 4 सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना, और 5 और 6 ये मेन यूनिट है, ये मेन 3 यूनिट्स है। यूनिट 1, 2, 3 बहुत इजी यूनिट्स है। उसमें बस लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है और इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से है।
जो आप लोग को मैंने क्लास में भी बताया है कि इंटरनेशनल लॉ मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दो कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो वो इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, वो सब आप अपने से भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन पढ़ने का चीज़ है 4, 5, 6, तो आप ये ये 3 ये यूनिट पढ़ के जाएंगे तो आपका ओके, काम हो जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हमें 4, 5, 6 को देना हाँ, है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको 4, 5, 6 को देना है। सेकंड उससे में और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। और यूनिट 1 और 2 तो काफी इजी यूनिट है। वो ऐसा यूनिट है कि आप बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ होता है कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इंटरनेशनल लॉ होता क्यों है, जो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्यों होता है। दो कंट्री के बीच में जैसे अभी एक्स्ट्राडिशन हो रहा है, तो अभी जैसे शेख हसीना को फांसी की सजा मिल गई है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन करो। इंडिया को बोल रहे हैं शेख हसीना को। आप ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो मैम बेसिकली इसमें एक मतलब बुक अगर रेफर करना चाहें जो हमारे कोर्स से ज्यादा मैच खाती हो, मतलब हमारा टॉपिक कवर करती हो और केस स्टडी हो, तो कोई है बुक जिसको रेफर कर सके? आप लाइब्रेरी चले जाइए, वहां पे अगर कोई भी बुक है, नहीं, सब में कोई तो नहीं, एक ही आप चीज मेरे को लिखा। केवल नाम बता दें अगर कोई बुक है यहाँ तो ऐसी। लिखा हुआ है अग्रवाल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का, नहीं, अग्रवाल आपने HN। लिखा तो हुआ है, आपने जो कोई बुक ऐसी रेफर करी है जिसमें हमारे टॉपिक्स मिल गए हों? नहीं, मैंने बुक से नहीं पढ़ा है, मैंने आपके नोट से ही पढ़ा है। जो आप लोगों को रिलायबल के नोट्स मिले हैं, हाँ वही से हाँ। मैंने पढ़ के आप लोगों को पढ़ाया है। नहीं मैम, अच्छा, बुक आप ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब कम टाइम है तो किस मटेरियल को बुक रेफर। में अभी आप मत जाइए, क्योंकि बुक बहुत लेंदी होता मैडम है। जो नोट्स है ना, आज आपने जो कराया था, ये तो हाँ इसमें नहीं है नोट्स में। वैसे आज जो टॉपिक कराए थे ना आपने, ये जो हाँ। नोट्स में ही देख रहा अच्छा था मैं, नोट्स में नहीं मिला मुझे। हाँ सही अच्छा। है जी। कोई नहीं, तो आज तो शेयर आप कर लोग देना आज बच्चों इंटरनेट का यूज कीजिए ना, इंटरनेट में आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप को। ठीक लोग है जी। मैम इंटरनेट में इसमें सारे टॉपिक्स को हम सर्च करिएगा। मतलब होता है ना कि अगर हम लोग पहले चले जाए तो सी के रिगार्डिंग कोई लॉज नहीं थे। पहले जमाने में हम चले जाए तो सी के रिलेशन में कोई लॉज नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, लोग इसका बहुत गलत फायदा उठाते थे। पहले ये बोला जाता था कि आपको समुद्र से जो मिल रहा है आप उठा लो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा इस चीज का गलत फायदा उठाते थे। बहुत एक्सप्लॉइटेशन होना स्टार्ट हो गया। एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है, जो जो पावरफुल कंट्रीज थे, वो पावरफुल कंट्रीज अपना उठा ले रहे थे सामान, और जो वीक कंट्रीज थे वो लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे पता चला कि सी के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिससे हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इतना एक्सप्लॉइटेशन कि हमारे कंट्री के एरिया के जो सी है, हमारे कंट्री के एरिया का जो समुद्र है, वहां पे दूसरा कंट्री आके अपना फायदा कर रहा है। इसीलिए लॉ ऑफ सी बना। तो इसका पहला है हमारा मैरीटाइम बेल्ट, इसको टेरिटोरियल सी भी बोलते हैं। ये मैंने एक पिक्चर दिखाया था आप लोगों को, अभी मेरे पास ये पिक्चर नहीं है। जब मैं फिर से एक बार ढूंढ लूंगी इस पिक्चर को तो मैं आप लोगों को शो कर दूंगी। तो ये कोस्टल स्टेट होता है, उसके बिल्कुल पास होता है समुद्री एरिया के। तो बिल्कुल पास का समुद्री एरिया होता है ये जो मैरीटाइम बेल्ट होता है। ये कोस्टल स्टेट के बिल्कुल पास का समुद्री एरिया होता है। तो ये जो कोस्ट होता है, कोस्ट से 12 नाउटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, ये टेरिटोरियल सी या मैरीटाइम बेल्ट कहलाता है। तो इस जोन में किसका कंट्रोल होता है, इस जोन में पूरा कंट्रोल उस स्टेट का होता है, बिल्कुल उसके लैंड टेरिटरी जैसा। स्टेट अपना लॉज, अपने पॉलिसी, अपने सिक्योरिटी, अपने टैक्स, अपने इन्वायरमेंट, अपने रूल्स सब लागू कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे फॉरेन शिप अलाउड है? हाँ, फॉरेन शिप को इनोसेंट पैसेज का राइट होता है। अगर फॉरेन शिप जैसे मर्चेंट नेवी ऑफिसर, वो लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, अगर ये कर रहे हैं तो हम वहाँ पे मैरीटाइम जोन पे यहाँ कर सकते हैं सेल। तो इनोसेंट पैसेज का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि सीधा साधा गुजरना, बिना इलीगल काम किए, जैसे स्पाइंग नहीं कर रहा है, स्मगलिंग नहीं कर रहा है, पोल्यूशन नहीं फैला रहा है, तो वहाँ पे एक सीधा साधा शिप गुजर सकता है। यहाँ पे फिशिंग भी अलाउड होता है। अब कॉन्टिंजियस जोन क्या होता है? तो कॉन्टिंजियस जोन कहाँ होता है? तो ये टेरिटोरियल सी के बाद का एरिया होता है।
ये कोस्ट से 12 नाउटिकल माइल्स तक होता है। तो स्टेट का राइट क्या होता है यहाँ पे? तो ये फुली सोवरेनिटी नहीं होता है, पर कुछ इन्फोर्समेंट पावर होती है, जैसे कस्टम मतलब कि गुड्स को चेक करना, टैक्स ड्यूटी, इमिग्रेशन मतलब इलीगल एंट्री रोकना, हेल्थ इंस्पेक्शन करना, सैनिटरी करना। तो सिंपल वर्ड में यहाँ स्टेट अपना सिक्योरिटी चेक जोन मेंटेन करता है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी टेरिटोरियल सी को अफेक्ट कर सकता है तो स्टेट एक्शन ले सकता है। फिर तीसरा है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ है, कहाँ तक है? ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे कोस्ट से 200 नाउटिकल माइल्स तक है। तो स्टेट को क्या राइट मिलता है यहाँ पे? तो है स्टेट का सोवरेन राइट फॉर इकोनॉमिक पर्पस होता है, फॉर एग्जांपल फिशिंग, ऑयल गैस एक्सप्लोर करना, मिनरल्स जो होते हैं समुद्र में, जो विंड एनर्जी है, जो हाइड्रो एनर्जी है, जो मेरिटाइम साइंटिफिक रिसर्च है, ये सारे चीज़ रेगुलेट करना। तो सोवरेन राइट वर्सेस सोवरेनिटी क्या होता है? तो यहाँ स्टेट की सारा कुछ कंट्रोल नहीं होता जैसे टेरिटोरियल सी में होता है, बस इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सक्लूसिव राइट होता है। तो फॉरेन शिप क्या मतलब क्या कर सकता है? तो फॉरेन शिप यहाँ पे नेविगेशन कर सकता है, ऊपर से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, पर यहाँ का रिसोर्सेस यूज एक सेकेंड नहीं कर सकता बिना परमिशन के। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यूरिस्डिक्शन क्या है? तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? तो समुद्र के नीचे का वो नेचुरल एक्सटेंशन जो लैंड का कंटिन्यूएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ ऑयल, गैस और मिनरल की डिपॉजिट मिलती है। तो लीगल लिमिट कितनी होती है? तो ये नॉर्मल 200 नाउटिकल माइल्स तक होती है ऑटोमेटिकली। अगर जियोलॉजिकल सेल्फ और आगे बढ़ रहा हो तो स्टेट क्लेम कर सकता है 350 नाउटिकल माइल्स तक। और ये लॉ ऑफ द सी का रूल्स होता है अनक्लॉज, जो मैंने बोला था UNCLOS, सारे इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो स्टेट का राइट क्या होता है? तो यहाँ स्टेट को एक्सक्लूसिव राइट होता है, जैसे ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, सबमरीन पाइप्स, केबल रेगुलेट कर सकते हैं, सी बेड मिनरल यूज कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में स्टेट के राइट सी बेड और सब ऑयल नीचे का एरिया तक लिमिट होते हैं। तो ऊपर का पानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूल्स के फॉलो करता है। तो यही है हमारा लॉ ऑफ द सी, कि मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा दिया है डिटेल में। और उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे नेशनैलिटी वर्सेस सिटीजनशिप। तो एक सेकेंड, तो नेशनैलिटी वर्सेस सिटीजनशिप क्या होता है? तो आपका जन्म से एक सेकेंड, हाँ, तो नेशनैलिटी मतलब होता है कि आप कौन से नेशन से बिलोंग करते हो, आपकी आइडेंटिटी किस देश से जुड़ी हुई है। जन्म से मिल सकती है या पेरेंट्स के थ्रू मिल सकती है। पासपोर्ट में होता है नेशनैलिटी, फॉर एग्जांपल हमारा नेशनैलिटी है इंडियन। तो नेशनैलिटी कब मिलती है? नेशनैलिटी मिलती है बाय बर्थ, इंडिया का मैं बोल रही हूँ। बाय डिसेंडेंट मतलब कि पेरेंट्स इंडिया के हो। बाय नेचुरलाइजेशन मतलब इंडिया में सेटल होकर नेशनैलिटी ले लिया। बाय रजिस्ट्रेशन। तो नेशनैलिटी का स्कोप क्या होता है? ये इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है, आप किस नेशन का हिस्सा हो ये बताती है। अब सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप देश के अंदर आपके राइट्स प्लस ड्यूटीज का लीगल स्टैट्यूट होता है। आप देश के कौन सी नागरिक हो, आपको फंडामेंटल राइट, वोट करने का राइट, गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा मिलती है सिटीजनशिप के बेसिस से। आप पे देश की ड्यूटी अप्लाई होती है। तो सिटीजनशिप क्या प्रोवाइड करती है? आपको वोट देने का राइट प्रोवाइड करती है, आपको इलेक्शन लड़ने का राइट प्रोवाइड करती है, आपको पासपोर्ट लेने का राइट प्रोवाइड करती है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेने का राइट प्रोवाइड करती है।
आपको स्टेट से प्रोटेक्शन देती है, आपको फंडामेंटल राइट देती है। तो ये होती है सिटीजनशिप। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। मैम आपके जो नोट्स के पीडीएफ हैं वो शेयर हो सकते हैं अभी ग्रुप में, मतलब जितने भी आपने बनाए अभी तक इकट्ठे? मैंने तो कारण क्या पहले है, जो बना टाइम रही टू थी टाइम, वो आप लोग को दे रही थी, लेकिन आप लोगों ने बोला था नहीं, कि आप ये मैम आप सारा टाइम टू टाइम तो देते हो। दे दूंगी। ओके ओके, थैंक मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं दे दूंगी। ठीक ठीक है, फिर आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं।